अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल आसान लफ्ज़ों में खुशामदीद। और आज हमने पढ़ना है आसान से लफ्ज़ों में न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि अगर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो हो तो वो उसी हालत में रहेगा, अगर मूव हो रहा होगा तो वो मूव होता जाएगा अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, और अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है और नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर ये नेट फोर्स ज़ीरो ना हो तब क्या होगा? इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने दिया सेकंड लॉ। बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है और बहुत ही आसान सी बात है। न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है और उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो ना हो जो उसके ऊपर लगनी है, तो वो एक्सेलरेट करेगा या फिर डिसेलरेट करेगा। देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मसलन कोई गाड़ी है रुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। अब एक बंदा आया और उसने उस गाड़ी पर धक्का लगाया। अब वो जो गाड़ी होगी वो आगे मूव करेगी, और जब गाड़ी आगे मूव करेगी तो इसका मतलब है कि उसके पास वेलोसिटी है, स्पीड है, और चेंज ऑफ स्पीड को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी गाड़ी की स्पीड ज़ीरो से कुछ ना कुछ हो जाएगी, यानी गाड़ी एक्सेलरेट की। एक्सेलरेशन क्यों हुई? क्योंकि किसी बंदे ने उस पर धक्का लगाया था, यानी फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन हुई। फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते जाओगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होती जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन मास पे भी तो डिपेंड करती है, मतलब कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। जितना ज़्यादा मास बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन उतनी कम होती जाएगी, गाड़ी को उतना ही मूव करना मुश्किल होगा। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है f के साथ, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ। f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा k। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी, f इज़ इक्वल्स टू mka, जहाँ पर k की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब हमने k की वैल्यू 1 पुट कर दी तो f इज़ इक्वल्स टू ma हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आ जाएगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि k हमेशा 1 ही क्यों रखना है, और ये बहुत अहम सवाल है। k की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, मगर वो क्यों? आपने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि 1 न्यूटन की फोर्स उसे कहते हैं कि जिससे 1 किलोग्राम का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन करे। इसी चीज़ को इस फॉर्मूले में रखें, फोर्स को 1 रखें, मास को 1 रखें और एक्सेलरेशन को 1 रखें, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है 1 किलोग्राम मास से जब 1 न्यूटन फोर्स लगी है, और कांस्टेंट है k। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो k आपके पास हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पर आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये फोर्स की डेफिनेशन कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज़ द फोर्स थ्रू विच द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम, ये डेफिनेशन मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन से आई है। जबकि फोर्स की वो डेफिनेशन कि इट इज़ द एबिलिटी टू मूव और टेंड्स टू मूव और द एबिलिटी टू स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, ये डेफिनेशन हमारी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आई थी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल कर लेते हैं।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लेके। ये एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें हमें फोर्स दी गई है और मास दिया गया है। हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो सीधा न्यूटन का सेकंड लॉ F=ma लगाएंगे और एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। A=F/m आएगा और F की और m की वैल्यू पुट करेंगे तो A हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि एक फोर्स है जो कि 5 किलोग्राम के बॉडी पर लगी है और एक्सेलरेशन हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो अगर वही फोर्स 8 किलोग्राम के मास पे लगे तो कितनी एक्सेलरेशन होगी, ये जल्दी से आप मुझे फाइंड करके कमेंट्स में बताएं। 5 सेकंड वेट कर रहा हूँ। कर लिया? चलें अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मास को m1 नाम दे दें और उसको मल्टीप्लाई कराएं फर्स्ट एक्सेलरेशन से, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। फोर्स आई हमारे पास 50 न्यूटन। अब यही 50 न्यूटन दूसरे मास जो कि 8 kg पे भी लगी थी, तो हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी F/m। F था हमारे पास 50 और m है हमारे पास 8 किलोग्राम। यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर आया था आपका? अगर यस तो बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इस एग्जांपल को सॉल्व कर लें। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। कर लिया? चलें अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखें, साइकिलिस्ट का वज़न दिया गया हमें 40 किलोग्राम। उसने फोर्स लगाई साइकिल पे 200 न्यूटन की। साइकिल आगे की तरफ जा रही 200 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। साइकिल को रोकने के लिए होती है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। साइकिल इस तरफ जा रही है। ये डायग्राम आपके सामने, इसको गौर से देखें। आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साइकिल के ऑपोजिट साइड पे नज़र आएगी, साइकिल की तरफ। साइकिल दूसरी तरफ जा रही है। अब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए नेट फोर्स भी होना ज़रूरी है, जो कि सवाल में दी गई है। नेट फोर्स फाइंड करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लगा के। 3 × 40। 40 क्या है? वज़न है साइकिलिस्ट का। और 3 क्या है? एक्सेलरेशन। m × a 3 × 40 120। तो नेट फोर्स हमारे पास आ गई है 120। अब नेट फोर्स का फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि F1 F2 जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का मजमूआ, उन सब का सम कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी। यहाँ पे कितनी फोर्सेस हैं? एक फोर्स ऑफ साइकिल जो कि 200 न्यूटन और प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो साइकिल पे लगने वाली फोर्स यानी 200 न्यूटन के ऑपोजिट है, तो उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू साइकिल पे लगने वाली फोर्स यानी जो साइकिल आगे जा रही है जिस फोर्स से, माइनस फ्रिक्शन वाली फोर्स। अब यहाँ से फ्रिक्शन वाली फोर्स आराम से निकाल सकते हैं हम, और फ्रिक्शन वाली फोर्स हमारे पास आ जाएगी 80 न्यूटन। यूनिट्स का ध्यान रखें, इसके नंबर कट जाते हैं। यही आंसर आया था आपका? क्या आया है? तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स करके बताएं कि आपका यही आंसर आया था। और मेरे चैनल आसान लफ्ज़ों में को सब्सक्राइब कर लें।